छत्तीसगढ़ के कलेक्टरों के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 अक्टूबर को लेंगे क्लास। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया। सीएम कई योजनाओं का करेंगे फोकस। दुर्गा नवमी का पवित्र दिन आज सीएम शिवराज ने किया कन्या पूजन। आवास पर पत्नी साधना सिंह के साथ कन्याओं का भोज कराया। हिंसा के बाद पहली बार वर्धा पहुंचे वन मंत्री मोहम्मद अकबर। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में पुलिस प्रशासन के साथ की बैठक। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरार जिला अप्रोच गेट का किया भूमि पूजन। ऐतिहासिक प्रवेश द्वार में आधुनिकता देखने को मिलेगी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं विस्तार के साथ। देश भर में आज दुर्गा नवमी पर विशेष पूजा की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर देवी आराधना के साथ कन्याओं का पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल स्थित अपने आवास पर पत्नी साधना सिंह के साथ कन्याओं को भोज कराने में जुटे हुए थे और विशेष पूजा भी की। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरा समाज को संदेश और आग्रह है कि कन्या पूजन एक दिन का नहीं होना चाहिए। हम रोज अपनी बेटी और बहनों का सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और संरक्षण की चिंता करें, तब भी कन्या पूजन सार्थक होगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बेटियों में और बहनों में और माताओं में हम देवी को ही देखते हैं और ये तो साक्षात देवियां हैं और इसलिए हमारी संस्कृति में कन्या पूजन का बड़ा महत्व है और इसलिए आज बेटियों का पूजन और कन्या भोजन कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में नहीं हो सकता, यहाँ पर किया है। और बेटियों को जब भोजन कराते हैं तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। बस यही समाज को मेरा संदेश और आग्रह है कि कन्या पूजन एक रोज नहीं, हम रोज बेटियों को, बहनों को देवी का स्वरूप मान के उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनका संरक्षण, इस सब की भी चिंता। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव में लड़कियों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति बांटी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21,550 लड़कियों को 5.99 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की। उन्होंने कहा कि एक तरफ मां, बहन और बेटियों के सम्मान की पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर अन्याय देखकर मन को पीड़ा होती है। हमारी संस्कृति में महिलाओं के सम्मान की परंपरा है। बता दें कि बेटियों के जन्म के प्रति लोगों को जागरूक और सकारात्मक करने और इसी के साथ लिंग अनुपात में सुधार करने के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत बेटी के पंजीकरण के समय से लगातार 5 सालों तक 6-6 हजार रुपए मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि में सरकार द्वारा जमा किए जाएंगे और इसके बाद बालिका के कक्षा 6 में एडमिशन लेने पर 2,000 रुपए, कक्षा 9 में एडमिशन लेने पर 4,000 रुपए और 11वीं में एडमिशन लेने पर 6,000 रुपए मिलेंगे। बेटी के 12वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर 6,000 रुपए और फिर से ई पेमेंट के रूप से दिए जाएंगे। वहीं बेटी के 21 साल होने पर अंतिम किश्त के रूप में 1 लाख रुपए और मिलेंगे। हालांकि इसके लिए बेटी का 12वीं की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। साथ ही बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे रवि मलिमठ ने आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। मलिमठ से पहले मोहम्मद रफीक कार्यभार संभाले हुए थे। राज्यपाल ममगई पटेल ने रवि मलिमठ को शपथ दिलाई है। शपथ समारोह के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रहे।
वहीं प्रदेश में खाद की किल्लत से निपटने और कालाबाजारी के खिलाफ सरकार बेहद सख्त हो गई है। अब खाद की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। उधर खाद की किल्लत पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ शायद भूल गए हैं जब उनके शासनकाल में उनके वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह खुद पर्ची काट रहे थे और उनके दूसरे विधायक खाद की किल्लत को लेकर धरना दे रहे थे। प्रदेश में खाद की रैंक पर 1-2 दिन में आ जाएगी और प्रदेश में खाद को लेकर कोई किल्लत नहीं है। कमलनाथ जी शायद वो अपने समय की बात भूल गए खाद के संकट की, जब उनके वरिष्ठ विधायक कई बार के सांसद और विधायक लक्ष्मण सिंह जी खुद पर्ची काट रहे थे। उनके विधायक धरने पर बैठे थे खाद के संकट को लेके। हाँ, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि खाद की कालाबाजारी करता हुआ कोई भी मध्य प्रदेश में पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका की कार्रवाई करेंगे। दूसरा, किसान भाइयों से भी प्रार्थना है कि बिल्कुल भी चिंता न करें और न घबराएं, न संग्रहण करें खाद का। रैक रवाना हो गई है और अगले 2-3 दिन में स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। कांग्रेस का बयान आया है कि पुलिस कोई कार्रवाई न करती क्योंकि गाइडलाइन का उल्लंघन करने का पहले भी आज नवमी की सबसे पहले मैं बधाई दे रहा हूं सभी को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। ये हमारी शक्ति का पर्व, मां दुर्गा की आराधना का पर्व, उसके लिए। और कल विजयादशमी, जो असत्य पर सत्य की और अन्याय पर न्याय की विजय कहलाती है, उसके लिए 14 दिन से यही सुन रहा है। 4 दिन का कोयला बचा है, सुनते सुनते 14 दिन हो गए मेरे को। हमने तब भी कहा था, हम अब भी कह रहे हैं कि पूरी सरकार केंद्र की, राज्य की चैतन्य है। 50,000 मजदूर डे एंड नाइट कोयले की खुदाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पहली रैक आ गई है कोयले की। कोई कोयले का संकट नहीं है और संकट होगा भी तो सक्षम है सरकार। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। अब जिन लोगों को अंधेरा प्रिय है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें अंधेरा प्रिय होता है, वो प्रदेश में सिर्फ यही इंतजार करते हैं कि कोई समस्या आ जाए और उन्हें ट्वीट करने का मौका मिले। आज तक कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने असत्य पर सत्य के विजय के पर्व दशहरे की तैयारियों को लेकर अशोका गार्डन के दशहरा मैदान का निरीक्षण किया और लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उत्सव मनाने की अपील की है। सारंग ने कहा कि दशहरा उत्सव की व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त रहे। पिछले 2 साल से ऐसे आयोजनों की कमी रही है। विरासत को सहेजे रखने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उत्सव मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोग बेहद जागरूक भी हैं और लोगों ने टीकाकरण भी बड़ी संख्या में करवाया है। देखिए, कोरोना के मामले में पूरी तरह सरकार की नज़र है और हम उतने ही टेस्ट कर रहे हैं जो हम पीक समय पर करते थे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम बढ़ चढ़ कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह कि कोई भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पॉजिटिव नहीं आ रहा है। जो भी हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है और उसके बाद भी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह संक्रमण। दशहरे की सभी तैयारियां चुस्त दुरुस्त हो गई हैं और प्रशासन का यही प्रयास है कि समय से सभी जगह सुव्यवस्थित, पूरे उमंग और उत्साह के साथ हमारे सभी आयोजन हो। कल हम सब मिलकर पूरे उत्साह के साथ दशहरा का पर्व मनाएंगे। आज हमने विभिन्न दशहरा मैदान का कलेक्टर, डीआईजी और सभी प्रशासकीय अधिकारियों के साथ दौरा किया है। सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें, समय से व्यवस्थित, पूरे उत्साह उमंग के साथ हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरएसएस पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी नेता लगातार उन पर हमलावर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बघेल के बयान से शुरू हुआ विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। पहले रमन सिंह ने जमकर सीएम बघेल पर निशाना साधा तो अब भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी भूपेश बघेल पर हमला बोला है। दरअसल बीजेपी की फायर ब्रांड नेता
मानी जाने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से करने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज देश और हिंदू आरएसएस के कारण सुरक्षित हैं, लेकिन ये लोग ये नक्सलवाद को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आरएसएस को पर बयान देने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने घर में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है। हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है और इसके प्रमाण भी है। बीजेपी सांसद ने कहा कि भूपेश बघेल नक्सलवाद को रोकने के बजाय इस तरह का बयान देकर पूरी तरह से नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस को समझने के लिए भूपेश बघेल को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो कोई आतंकवादी मरता है तो उनके घर पर धन देने चले जाते हैं। आतंकवादी के मरने पर सोनिया गांधी रोती है। बटाला हाउस में आतंकवादी के मरने पर कांग्रेस नेता रोए थे, लेकिन अन्य किसी घटना पर ऐसा नहीं होता। ये नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए इनके प्रयत्न रहते हैं। एक मुख्यमंत्री होकर नक्सलवाद पर किस प्रकार से विजय पाई जाए या नक्सलवाद को खत्म किया जाए, ये ना कह करके उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और बढ़ावा ये कह करके दिया जा रहा है कि जो देशभक्त हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, देश की संस्कृति के लिए काम करते हैं, आज अगर भारत में हिंदू कहीं किसी प्रकार से सुरक्षित है तो वो आरएसएस के कारण है। अगर संस्कृति जीवित है तो आरएसएस के कारण है। अगर कहीं विश्व बंधुत्व जीवित है तो आरएसएस के कारण है। अगर कहीं देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण है। और अगर कहीं किसी प्रकार से उपद्रवों से शांति स्थापित जब होती है तो आरएसएस से है। इनको ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी कि जरा अपने प्रदेश में अपने घर में झांक करके देख लीजिए, जहां इतनी बुरी तरह से मतांतरण हो रहा है कि हिंदू को हिंदू नहीं रहने दिया जा रहा, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, इसके प्रमाण हैं। और जनता तो बीजेपी सांसद भूपेश बघेल के बयान पर जिस तरीके से उन्होंने आरएसएस को लेकर बयान दिया, उसको लेकर उन पर लगातार बीजेपी के जो कई नेता हैं वो हमलावर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस पर बयान देते हुए उनकी तुलना नक्सलवाद से की थी, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता नेता हैं वो उन पर हावी हो रहे हैं। और अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर भूपेश बघेल को उनके बयान पर जवाब दिया है। भूपेश बघेल नक्सलवाद को रोकने के बजाय इस तरह के बयान देकर पूरे तरीके से नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरीके की बातें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कही। आपको बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आगे ये भी कहा कि ये वही कांग्रेस है, जब भी कोई आतंकवादी मरता है तो ये उनके घर जाकर उन्हें धन देने चले जाते हैं। जब भी आतंकवादी के मरने पर सोनिया गांधी रोती है, आतंकवादी के मरने पर कांग्रेस नेता भी रोते हैं, लेकिन अन्य किसी घटना पर ऐसा नहीं देखने को मिलता। इस तरीके की बातें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कही और सीधे तौर पर कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर उन्होंने निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वन मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय दौरे पर क्वर्था पहुंचे हैं। कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में पुलिस प्रशासन के साथ उन्होंने बैठक की, साथ ही समाज प्रमुखों से भी मिले। बीते 3 अक्टूबर को दो पक्षों में विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया था और हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि वहां पर उनको काबू करने के लिए धारा 144 लगानी पड़ी थी। बावजूद इसके 5 अक्टूबर को विहिप ने रैली निकाली और चक्का जाम कर दिया, जिससे हिंसा ने राजनीतिक रूप भी ले लिया था। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उनके साथ वन मंत्री मोहम्मद अकबर एक बार फिर से एक दिवसीय दौरे के लिए क्वर्था पहुंचे। आपको बता दें कि हाल ही में जो हिंसा क्वर्था में हुई थी, उसके बाद से दोनों ही मंत्रियों का ये पहला दौरा है। यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक भी की है और समाज के प्रमुखों से भी उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें कि दो पक्षों में यहाँ पर हिंसा हुई थी।
बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर हैं और इस दौरान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मुरार के नदी पाटाल स्थित विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में नदी पाटाल के चौड़ीकरण और मुरार अप्रोच गेट का भूमि पूजन किया। सिंधिया ने कहा कि मुझे खुशी है कि ग्वालियर के मुरार में बनने वाले ऐतिहासिक प्रवेश द्वार में आधुनिकता के साथ ग्वालियर की प्राचीन विरासत भी देखने को मिलेगी। द्वार के भी 45 लाख रुपए का निर्माण किया जा रहा है और जो आज मुझे यहाँ चित्र बताया गया है, भव्य रूप से इसका निर्माण होने जा रहा है और एक ऐतिहासिक स्थान हम लोगों के लिए मुरार में ये स्थापित होगा। इस बात की भी मुझे बड़ी खुशी है कि इस चित्र में आधुनिक जमाना है और इस पर मैं बहुत ध्यान देता हूं, लेकिन कि आधुनिक जमाने में भी ग्वालियर की प्राचीनता सदैव दिखनी चाहिए और दोनों प्रवेश द्वारों में ग्वालियर की प्राचीनता दिख रही। ये प्राचीनता राजधानी भोपाल से लेकर गांव देहात तक में सड़कों का हाल खराब है। स्थिति तो ये है कि प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे भी गड्ढों से भरे हुए हैं। हाल ही में यहां पर एक नेशनल हाईवे पर एक कार की दुर्घटना हुई थी, जिसमें पीड़ित वकील ने सीधे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से शिकायत की, जिसके बाद मंत्री जी ने 2 घंटे के अंदर ही सड़क की मरम्मत करवा दी और जिम्मेदार कंपनी पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे 47 में हुए सड़क हादसे में पीड़ित की शिकायत पर सड़क निर्माण का काम कर रही कंपनी के खिलाफ NHAI के डायरेक्टरेट को कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित की शिकायत पर सड़क निर्माण कर रही कंपनी ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के खिलाफ पाटनी थाने की पुलिस चौकी में मामला दर्ज कर जांच के आदेश भी दिए हैं। NH-47 सड़क की स्थिति खराब होने के कारण इसके मरम्मत का काम ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी कर रही है और उनके सड़क में गड्ढे खोद दिए थे, लेकिन वाहन चालकों को सावधान करने वाला कोई भी चेतावनी बोर्ड रास्ते में नहीं लगाया गया था और इस वजह से पीड़ित अधिवक्ता समेत 2 और कारों को उसी दिन उसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ और इस संबंध में पीड़ित ने सड़क का काम कर रही कंपनी को आरोपी बनाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों पर धारा 337 और 427 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बकाया मजदूरी के लिए विगत लगभग 4 साल से जिला कार्यालय का चक्कर काट रहे मजदूरों की तरफ से अपने आवेदन में लिख लिया गया है। उन्होंने लिखा है कि वो सभी जिला और तहसील कोंडागांव के बेतबाड़ा और बड़े झुलना, चांगेर, झारा, कोकोड़ी के गरीब आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के निवासी हैं और सभी राजमिस्त्री और मजदूर प्राइवेट या सरकारी जो भी काम मिलता है वही करते हैं और मजदूरी का काम करके अपना घर परिवार चलाने वाले हैं और पेट पालते हैं, लेकिन लगातार उन्हें यहां पर चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। बड़े बड़ा गाँव और बोंगापाल में काम करने के लिए गए थे, वहाँ का मजदूरी एक भी नहीं मिला है। क्या काम है? मिस्त्री काम कर रहे सर, 16 जन काम कर रहे थे, 8 लड़की लोग थे सर और मिस्त्री 6 जो थे। वहाँ का पेमेंट 1,53,365 रुपये बचा है सर। तो इस यहाँ के शिकायत कलेक्टर 8-9-10 बार दे चुके हैं कलेक्टर को और जिलाधिकारी, यहाँ जितने भी जिलाधिकारी लोग हैं सबको दे चुके हैं, मंत्री भी दिए हैं, यहाँ SDO SDM सबको दिए हैं। इसके बाद भी हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है। हम लोग अभी जल समाधि का निर्णय दिए हैं। तो कहाँ बंदा ताल इसलिए आए हैं कि 4 साल पहले भोंगापाल और बड़े उड़ा गाँव में शासकीय हाई स्कूल में निर्माण हुआ, उसमें काम किए थे। 4 साल बीत गया, फिर भी आज तक कलेक्टर ने कोई सुनवाई नहीं किया, ना पेमेंट भी आज तक नहीं करवा रहा है। इसी कारण हम लोग जल समाधि लेने का घोषणा कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं कलेक्टर साहब से, या दे रहे हैं या नहीं, हो क्या करवा रहे हैं आगे, जल से या पैसा दिलवाएं 1 महीने के अंदर।
चल समाधि में। कहाँ पे करेंगे? वहीं नवरात्रि का पावन महीना आते ही जगह जगह पर मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा शुरू होती है। वहीं मां दुर्गा के 9 रूपों में से कुछ ऐसे भी रूप हैं जो कि पहाड़ों के बीच विराजमान हैं, जिनके चमत्कारों की कहानियां क्षेत्रीय लोगों की ओर से आज भी सुनाई जाती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जहां पहाड़ों के बीच बसे माता विराजमान है, बसदेईन माता मंदिर के चमत्कारिक तथ्यों के बारे में और दिखाते हुए पहाड़ों के बीच बसी माता का मंदिर है। वहीं मध्य प्रदेश के माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया है कि महिला प्रोफेसर कॉलेज में घर जा रही थी और उसी दौरान दशहरा मैदान स्थित बैंक के समीप वो किसी कारण से रुकी तो आरोपी ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे दिया, जिसके बाद थाना पुलिस की टीम ने घटनास्थल का जायजा ले लिया और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। घटना होने के बाद एसपी, एडिशनल एसपी और सीएसपी भी थाने में पहुंच गए हैं और थाने के कर्मचारी और अधिकारी भी उनकी क्लास ले रहे हैं। लगातार पिछले 24 घंटे में शहर के 2 थानों में 3 जगह चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। वहीं माधवनगर थाने में भी 2 घटना हाल ही में हो चुकी है, जिसके बाद जिले के आला अधिकारियों में अफरा तफरी मची हुई है। आखिर शातिर बदमाश को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी और वो महिलाएं भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं उज्जैन की गणेश जिनिंग मिल की विवादाग्रस्त भूमि के संबंध में शासन के पक्ष में न्यायालय ने फैसला दिया है। अनुमानित 130 करोड़ रुपए की कीमत की 3 हेक्टेयर जमीन अब शासकीय हुई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कब्जा लेने के लिए जेसीबी के साथ पहुंचा। विवादग्रस्त भूमि कस्टम विभाग कारखाना के रूप में शासकीय अभिलेखों में दर्ज है और इसमें आइस फैक्ट्री, गणेश जिनिंग फैक्ट्री होने का भी लेख है। गणेश की फैक्ट्री पर कब्जा प्राप्त करने पहुंची पैसे डालने तहसीलदार ने बताया कि न्यायालय से सरकार के पक्ष में फैसला हुआ है, जिस पर ये बने अस्थायी निर्माण को हटाकर कब्जा प्राप्त किया जा रहा है। वहीं यहां पर रह रहे हैं और उन लोगों को 7 दिन का समय दिया गया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।